हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कक्षा 10 में विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम 5वां अध्याय से पढ़ रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। चौथा अध्याय हमारा था कार्बन एवं उसके यौगिक। तो 5वें अध्याय में आवर्त वर्गीकरण, कैसे जो तत्व होते हैं उनको वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कैसे वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया यह हम एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है कोविड-19 की महामारी के कारण। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी वह किस प्रकार बनाई थी, किन आधारों पर बनाई थी, उसकी क्या विशेषताएं थीं, क्या फ़ायदे थे, क्या उपलब्धियां थीं और क्या उसमें कमियां थीं जिसके कारण उसको हूबहू नहीं अपनाया जा सका, उसमें संशोधन करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहले जो रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, उन्होंने ही तत्वों के वर्गीकरण का एक मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उन्हीं के उस सिद्धांत को ही आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी को जो मूल गुणधर्म थे उस सारणी में शामिल तत्वों के, वह उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर बनाए गए थे। यह जो सारणी बनाई गई थी वह किस आधार पर, उनके परमाणु द्रव्यमान और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं। और जब यह आवर्त सारणी बनाई गई थी उस समय तक कुल 63 तत्व ज्ञात थे। इन 63 तत्वों को मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू करके एक क्रम में व्यवस्थित किया। पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद उससे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्हें 63 तत्वों तक व्यवस्थित किया और एक सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ ने जो रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना था, उन रासायनिक गुणधर्मों में उन तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के उपरांत जो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनते हैं, वह कौन सा तत्व किस तीव्र गति से या किस प्रकार उनसे ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करता है, उसको मूलभूत गुणधर्म माना। और दूसरी बात, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण जो होते हैं, मेंडलीफ का मानना था कि तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के ही आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब उन्हीं पर, परमाणु द्रव्यमानों पर ही आधारित होते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 2 तरह के खाने बनाए अपनी आवर्त सारणी में, एक ऊर्ध्वाधर खाने और दूसरे क्षैतिज खाने। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और पैरेलल, 2 तरह के खाने बनाए। जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उन्हें ग्रुप या समूह कहा गया। ऊर्ध्वाधर जो खाने थे उन्हें क्या कहा गया, ग्रुप या समूह कहा गया। और जो क्षैतिज खाने थे, क्षैतिज पंक्तियां थीं, उन्हें पीरियड या आवर्त कहा गया। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उनमें कुल 8 ग्रुप या समूह थे, ऊर्ध्वाधर खाने थे, और 6 पीरियड या आवर्त मतलब क्षैतिज पंक्तियां थीं। पहले से लेकर 7वें ग्रुप तक, पहले ग्रुप 8 कुल 8 ग्रुप थे, पहले से लेकर 7वें ग्रुप तक प्रत्येक ग्रुप को 2 उप ग्रुपों में बांटा गया। एक उप ग्रुप को ए नाम दिया गया, दूसरे को बी कहा गया। कहने का मतलब 1 से लेकर 7वें समूह तक प्रत्येक समूह को 2 भागों में बांटा गया, ए और बी में बांटा गया। और 8वां जो ग्रुप था उसे ए और बी में नहीं बांटा गया, उसे संक्रमण श्रेणी नाम दिया गया। चौथे आवर्त से लेकर, जो क्षैतिज लाइन होती है चौथे आवर्त से लेकर 6ठे आवर्त तक हर आवर्त को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों में बांटा गया। आवर्त का भी विभाजन किया गया और समूह का भी विभाजन किया गया। आवर्त 4 से 6 के बीच में जो थे उन्हें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का आवर्त बनाया गया। समूह 1 से लेकर 7 तक प्रत्येक समूह को ए समूह और बी समूह में बांटा गया। यह जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का निर्माण इस प्रकार हो गया।
अब क्या क्या उपलब्धियां थी इस आवर्त सारणी के, क्या फ़ायदे थे, यह जान लीजिए। पहली चीज़, आवर्त सारणी में तत्वों को समान गुणधर्मों के आधार पर समूहों में रखा गया था, जिसके कारण अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कोबाल्ट को कम परमाणु द्रव्यमान वाले निकिल से पहले रखा गया। मतलब गुणधर्म समान रूप से मिलते रहें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि जो कोबाल्ट होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अधिक है और निकिल का कम है, फिर भी कोबाल्ट को उसके समान गुणधर्मों के आधार पर पहले रखा। दूसरी क्या विशेषता थी, उपलब्धि थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान भी छूटे हुए थे। खाने बने हुए थे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ना, तो उसमें कुछ खाने खाली छोड़ दिए गए थे, जिससे कि यह माना गया कि भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उन तत्वों को उनके साथ वाले समूह में, उसी समूह का कोई और तत्व खोजा गया तो उनके लिए खाली जगह भी छोड़ दी गई। मेंडलीफ ने उन तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की थी जिन्हें उस समय तक खोजा नहीं गया था। मतलब उनका यह अनुमान था कि इस गुण वाला तत्व भी होगा इन दो तत्वों के बीच में, इसीलिए उन्होंने वह खाली स्थान छोड़ा था भविष्यवाणी के आधार पर। जो खाली स्थान छोड़ा था मेंडलीफ ने, उनका उन खाली स्थान में कौन सा तत्व होगा उन तत्वों का नामकरण भी कर दिया था, और उसी किस आधार पे, उसी समूह में उसके पहले जो तत्व आता था उस तत्व के नाम में एका लगाकर बाद में उसको कहने का मतलब कि जैसे एका बोरान, एका जो है एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, उन्होंने यह नाम रख के बता दिया कि आने वाला तत्व एका एल्युमिनियम का यह गुण तत्व की खोज नहीं हुई थी, लेकिन गुणों को उन्होंने बता दिया कि इसके यह गुण होंगे। यह जैसे कि बाद में खोजा गया जो तत्व स्कैंडियम था, गैलियम था, जर्मेनियम, या उस समय तक नहीं खोजे गए थे, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के जो गुणधर्म थे वह मेंडलीफ के एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के गुणों के समान थे। जो विशेषताएं उन्होंने इन एका तत्वों की बताई थी वही विशेषताएं इन तत्वों में बाद में मिली भी, तो उनकी भविष्यवाणी कहने का मतलब सही निकली। चौथा गुण था, मेंडलीफ के समय तक जो अक्रिय गैसें होती हैं आवर्त सारणी में उनकी खोज नहीं की गई थी, और जब खोज हुई तो उन्हें आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा जाए इसके लिए हमें बहुत माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। उनके लिए मेंडलीफ ने कि आवर्त सारणी में बिना छेड़छाड़ किए एक नए समूह में रखा जा सका, और इससे यह भी एक उपलब्धि थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। 4 उपलब्धियां हमने पढ़ी। अब उनके वर्गीकरण की क्या क्या सीमाएं थीं, क्या क्या क्षमताएं थीं, या कह सकते हैं कि क्या कमियां थीं, यह भी हम मान सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया अपनी आवर्त सारणी में कि ये ऐसा क्यों है। पहली चीज़ क्या थी कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्षार धातुओं के समान होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के समान ही हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और वह इन्हीं क्षार धातुओं के समान हैलोजन से, ऑक्सीजन से एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिकों का निर्माण भी करता है। ठीक, मतलब उसके रासायनिक गुण भी इन क्षार धातुओं से मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इन क्षार धातुओं से मिलता है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति, जैसे हैलोजन जो समूह होता है, हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी एक द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान उन्होंने नहीं दे पाए वह, और यह आवर्त सारणी की सबसे पहली कमी थी कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखा जाए कि क्षार धातुओं के साथ रखा जाए, यह निर्धारण मेंडलीफ के समय तक नहीं हो पाया। यह उस आवर्त सारणी की पहली कमी थी।
दूसरी बात, बहुत से समस्थानिकों का पता आवर्त सारणी के बाद चला, तो वह समस्थानिक के जो रासायनिक गुण थे वह तो समान थे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक जो है वह मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गए, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो आधार था वह परमाणु द्रव्यमान था, और अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो रासायनिक गुण तो मिलते जुलते हो गए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो गया। तो वह एक चुनौती बन गए कि वह कहाँ रखे जाएं। यह एक फेल्योर था, एक कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कि वह इसको नहीं बता सके। अगली जो समस्या थी कि मेंडलीव ने कुछ कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रख दिया था। जैसे कि पहला बताया गया था कि उन्होंने क्यों रखा था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में आप व्यवस्थित करके आवर्त सारणी बना रहे हैं तो कम परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले बाद में नहीं रख सकते हैं, उसको पहले रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और इससे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व अभी और खोजे जा सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ थी कि क्या क्या कमियां थीं, क्या उसकी उपलब्धियां थीं, और कैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों को हम समूह और आवर्त कहते हैं, ग्रुप और पीरियड कहते हैं, कितने समूहों को, किन किन समूहों को दो ग्रुपों में बांटा गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आवर्त सारणी आप देख लें, यह लाइन जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, यह समूह की लाइनें हैं इस तरह, और ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6, ये आवर्त हैं आपके या पीरियड हैं। तो इस तरह मेंडलीव की आवर्त सारणी थी जिन्हें समूह कहा गया। वह 1 से 8 तक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह बनाए गए थे, और 6 आवर्त नंबर 1 2 3 4 5 6 आवर्त बनाए गए थे। और प्रथम, चौथा, पाँचवां व छठा आवर्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी में भी बांटा गया है। और इसी तरह जो पहले से लेके सातवें आवर्त तक प्रत्येक समूह को ए और बी ग्रुपों में बांटा गया है, यह भी आप देख सकते हैं। और किस तरह इनकी आवर्त सारणी बनी है इसको देखें, समझें, और यह भी देखें कि क्या इसमें कमियां हैं जो बताई गई हैं, वो क्या, कहाँ स्थित तत्व हैं, कोबाल्ट कहाँ है, निकल कहाँ है। ये सारी चीज़ें आप आवर्त सारणी को अच्छे से देखें और समझें। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ यह याद हो जाएंगी, लेकिन देखना और समझना खूब ध्यानपूर्वक बहुत ज़रूरी है। तो यह थी आज की क्लास। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी समझ में आ गई होगी। और नहीं समझ में आई है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो फ़ोन करके कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।